ओके, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आज हमें वो टॉपिक्स करने हैं जो मैंने वहाँ उस तरफ लिखे हुए हैं, और शुरू करते हैं 1 मिनट में टॉपिक्स। मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो पिछली क्लास में हमने लास्ट में कहा था कि ये टॉपिक्स हमारे छूटे हैं। एक तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, वो वाली चीज़ हमने लास्ट टाइम शुरू कर दी थी, लेकिन हम पूरी नहीं कर पाए थे, तो आज पहले वही टॉपिक फिनिश करेंगे। फिर उससे पिछली क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन अधूरा रह गया था, प्रक्षेप गति, तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, वो फिनिश करेंगे। ओके, चलो भाई, सर मैं आपकी क्लास का ही वेट करता हूँ, प्लीज़ आप मास्टर क्लास ले लो। प्रीतम, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर माई क्लास। मैं रेगुलरली टाइम से पहुँच ही जाता हूँ, इट्स ऑलवेज द इशू विद द कंप्यूटर्स। ओके, सो अभी टाइम 8 बजा ही है ना, वी आर नॉट दैट लेट, वी आर कूल। ओके सर, अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्स 1 करने पर बॉल को परपेंडिकुलर फेंकना पड़ेगा, तो बॉल रेंज कैसे तय करेगा? वेल ऋतिक, उस केस में रेंज नहीं होगी। ऋतिक का सवाल ये है कि अगर आप किसी एंगल को बनाकर जब फुटबॉल पे किक करते हैं तो वो कितनी दूर जाकर गिरती है, वो रेंज आर होती है, लेकिन अगर थीटा को 90 डिग्री कर दिया जाए तो वापस उसी पॉइंट पर आकर गिरेगी। तो ऐसे में रेंज कहाँ होगी? तो मेरा जवाब है, ऐसे में रेंज 0 मीटर होगी। तो 0 मीटर ही अपना आंसर है। आप रेंज के फॉर्मूले में जब आप 90 डिग्री रखोगे तो भी आंसर आपका 0 मीटर आएगा। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बंदूक है और इस बंदूक से मैंने गोली चला दी, तो गोली निकली, ऊपर गई, ऊपर जाके रुकेगी और उस पॉइंट से फिर वापस नीचे आएगी और वापस बंदूक की ही नाल में घुस जाएगी, और जितनी स्पीड से गई थी उतनी ही स्पीड से वापस आएगी। इसका मतलब अगर मैं गोली चला के ऐसे और उसकी जगह मैं आ जाता थोड़ा सा साइड में, तो गोली अब मेरे सिर पे आएगी और वो उतनी ही स्पीड से आएगी जितनी स्पीड से वो बंदूक से निकली थी, यानी वो उतना ही इम्पैक्ट करेगी जितना कोई आदमी ऐसे करके खुद को गोली मार लेता, यानी वो आदमी को मार देगी। और ऐसे में सच में लोग मरते भी हैं। शादी ब्याह में कई लोग बड़े शौक में गोली ऊपर चला देते हैं, तो 99% चांस ये है कि वो गोली किसी की छत पे जाके गिरेगी। लेकिन अगर वो वापस किसी की गली में किसी के सिर पे लगेगी तो आदमी मरेगा ही मरेगा, इस बात की गारंटी है। और ऐसे में लोग मरते भी हैं। ठीक है, तो दैट्स वन थिंग दैट यू शुड बी केयरफुल अबाउट। ओके, तो अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। गुड मॉर्निंग सर फ्रॉम बेगूसराय। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो लेट्स कंटिन्यू। तो आज हमें देखना है दो सदिश राशियों को कैसे जोड़ा जाए या उनको कैसे घटाया जाए। जब भी किसी एक सदिश राशि में से आप किसी दूसरी सदिश राशि को घटाते हैं तो हम बोलते हैं कि आपने डिफरेंस लिया है या फिर आप चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, परिवर्तन कितना हुआ आप ये देख रहे हैं। वहीं जब आप दो सदिश राशियों को आपस में जोड़ते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप उनका योग निकाल रहे हैं, उनका रिजल्टेंट। तो यहाँ पर आप ले रहे हैं उनका योग, उनका सम, जबकि यहाँ पर आप ले रहे हैं उनका परिवर्तन, उनका अंतर। ठीक है, तो सबसे पहला उदाहरण, कोई एक वेक्टर है ए जो आगे की तरफ 5 है, वो 5 मीटर है, 5 न्यूटन है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कोई सेकंड वेक्टर है बी, वो बी वेक्टर आगे की तरफ 5 का है। तो ऐसे में जो वेक्टर ए माइनस बी होगा वो कितना होगा, वेक्टर ए प्लस बी कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर निकाल कर दे रहा हूं। तो हर बार एक ग्राफ बनाएं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। मैं यहाँ दो ग्राफ एक साथ बना रहा हूं, एक एडिशन के लिए वेक्टर ए माइनस बी के लिए और एक जोड़ के लिए वेक्टर ए प्लस बी के लिए, ताकि आप ये दोनों में साथ साथ ये समझ सकें कि कौन सी चीज कैसे हो रही है। तो देखिए, वेक्टर ए 0 से शुरू करते हुए बनाएं। तो वेक्टर ए है सदिश ए आगे की तरफ 5, तो मैं यहां से 5 कदम आगे आ गया, 1 2 3 4 5, तो मैं 5 पे पहुंच गया और फाइनली मैं यहां पहुंचा। तो मैंने शुरू किया यहां से और अंत हुआ यहां से, तो ये है वेक्टर ए। ओके, फिर वेक्टर बी बनाएं 0 से ही शुरू करते हुए। तो फिर से मैंने 0 से शुरू किया और इधर आ गया वहीं पर, तो यही हो गया वेक्टर बी। ठीक है, अब ए से बी तक कितनी दूरी है? आपका आंसर है 0। वो दूरी है ही नहीं उसमें। जहां वेक्टर ए पहुंचा है वहीं वेक्टर बी पहुंचा है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अपना आंसर 0। लेकिन अगर उन दोनों को जोड़ना हो तो फिर ऐसे करेंगे, 0 से शुरू करते हुए पहले 5 कदम आगे आएंगे, 1 2 3 4 5, और आप यहां पहुंच गए। ये आपने बना दिया वेक्टर ए, ए सदिश आपने बनाया।
अब वेक्टर बी बनाना है, लेकिन इस बार 0 से शुरू नहीं करना है। आप जहां पहुंच चुके हैं वहीं से आगे कंटिन्यू करना है। तो यहीं से अब बी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 1 2 3 4 5, तो और 5 कदम आगे चला गया। तो ये मैंने बना दिया वेक्टर बी। तो अब आप शुरू से कहां जा चुके हैं वो आपका आंसर है। आप 10 कदम आगे जा चुके हैं, तो आपका आंसर है 10। और आप आगे की तरफ जा चुके हैं, ये आपका आंसर। तो इन दोनों में अंतर कितना है? 0, क्योंकि दोनों सेम है, अंतर तो 0 ही आना चाहिए। इन दोनों का जोड़ कितना है? 5 और 5 10। यहां तक कोई बड़ी बात नहीं बताई मैंने, ये एक आसान सी चीज बताई है। तो हो सकता है ये आपको सच में आसान लग रही है और आप सोच रहे हो तो क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम 2-3 स्टेप आगे बढ़ेंगे फिर वापस आपको यही चीज कंफ्यूज करना शुरू कर देगी। तो आगे का भी एक बार सुन लेना चाहिए। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। तो मेरी तरफ से पहला उदाहरण पूरा हुआ। सेकंड एग्जांपल, एक वेक्टर है ए, आगे की तरफ 5, वेक्टर बी है आगे की तरफ 4। इनका अंतर कितना है, इनका जोड़ कितना है, देखते हैं। तो मैं ये मिटा देता हूं जो ग्राफ हमने यहां बनाया था। ए माइनस बी के लिए, ए प्लस बी के लिए। ए प्लस बी यहां करूंगा, ए माइनस बी वहां करूंगा। तो पहले ए बनाए, 0 से शुरू करते हुए ए पर पहुंचे, 5 कदम आगे। फिर बी बनाए, 0 से शुरू करते हुए यहां पहुंचे, 4 कदम आगे। ये 5 पर था, ये 4 पर था, ठीक है। तो इधर 5 था ए, इधर 4 है बी। अब आपको जाना है फ्रॉम ए टू बी, कि पहले आप यहां थे, अब आप यहां हैं। तो ए टू बी कितना अंतर है वो आपका आंसर होगा। तो अंतर है 1 का, कि आप 5 से चलकर 4 पर आ गए, आप इधर 1 कदम आए और आपकी दिशा होगी ये डायरेक्शन है। अब इनका योग करता हूं। पहले वेक्टर ए बनाया सदिश, तो 5 कदम ए। फिर बी, 0 से शुरू नहीं करना, जहां पहुंच गए वहीं से आगे कंटिन्यू करना है। तो 4 कदम अब यहीं से और आगे जाऊंगा, बी। तो अब आप शुरू से कितना दूर हैं वो आपका आंसर होगा। तो आप 9 कदम आगे हैं। तो a माइनस बी 1 होगा और a प्लस बी 9 होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी साथ में आनी चाहिए। वो दिशा जो है वो आगे चलकर महत्वपूर्ण होने वाली है। जब मैं आपको मोमेंटम और इम्पल्स वगैरह के क्वेश्चंस कराऊंगा उस समय ये दिशा महत्वपूर्ण होगी। इसलिए ये कंसेप्ट अभी से हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब मैं आता हूं थर्ड एग्जाम्पल पे। इसको मैं मिटा देता हूं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वहां a माइनस बी, यहां पर a प्लस बी। तो सबसे पहले एक वेक्टर है जो आगे की तरफ है 5, तो आगे की तरफ 5 है। ऐसे ही यहां भी बना लेता हूं, आगे की तरफ 5 है। एक दूसरा वेक्टर है 6, आगे की तरफ है। अगर अंतर लेना है तो 6 को भी 0 से ही शुरू करो, लेकिन अगर योग लेना है, जोड़ना है, तो 6 को वहां से आगे कंटिन्यू करो। ये था बिफोर, पहले। ये है आफ्टर, बाद में। तो बिफोर से आफ्टर तक कितने कदम सरकना पड़ेगा? बिफोर से आफ्टर कितने कदम जाना पड़ा? 1 कदम, लेकिन वो आगे की तरफ है। तो देखो, जब 5 से 4 हुआ तो भी चेंज 1 का है, जब 5 से 6 हुआ तो भी चेंज 1 का है, लेकिन ये एक बैक में है और ये एक फॉरवर्ड में है। तो जो फाइनल आपका आंसर आया है उसकी दिशा अलग अलग आ गई है। योग यानी जोड़ कैसे करते हैं? यहां से यहां तक शुरू से आप कितना आगे आ चुके हैं? 11 कदम। तो आपका आंसर है 11 फॉरवर्ड। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बड़े आसान है। 5 और 4 जोड़ा तो 9 बन गया, 5 और 6 जोड़ा तो 11 बन गया। ये बड़ा आसान है। अब थोड़ा सा और कंफ्यूजन बढ़ेगा, धीरे धीरे देखते जाना। यहां पर आते हैं, इससे मैं मिटा रहा हूं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस।
पहले एक वेक्टर है 5 आगे की तरफ, बना दो। तो पहले वेक्टर इधर था 5 आगे की तरफ, तो इधर एक वेक्टर है 5 आगे की तरफ। बाद में एक सदिश बन गया है ऊपर की तरफ 5। यहां भी वो ऊपर की तरफ 5 बनाना है, यहां भी वो ऊपर की तरफ 5 बनाना है, लेकिन यहां आप 0 से ही शुरू करेंगे। लेकिन यहां आप जहां पहुंच चुके हैं वहां से शुरू करेंगे। ओके, तो अब अंतर जो होगा वो होगा बिफोर यानी ए से, आफ्टर यानी बी तक। फ्रॉम ए टू बी आपको जाना है। हर बार हम यही करते आ रहे हैं, मैं ए से बी की दूरी नापता हूं। ये है ए से बी की दूरी। तो अगर आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5√2। तो मेरा आंसर आ गया 5√2 इस दिशा में। आपको डायरेक्शन भी मिलेगी। इनका योग, इनका जोड़ कितना होगा, आप स्टार्टिंग से कितना दूर आ चुके हैं, वो आपका आंसर है। तो फिर से अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 5√2 इस दिशा में, वो आपका आंसर है। अब आते हैं नीचे लास्ट वाले पे। पहले एक वेक्टर इधर था 5, फिर एक वेक्टर बैक में है 5। उनका अंतर कितना है, उनका जोड़ कितना है, देखते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। पहले एक सदिश आगे की तरफ 5 का है, तो 0 से शुरू किया, 5 कदम आगे, 0 से शुरू किया, 5 कदम आगे। दूसरा जो सदिश है बाद में जो बना, अंतर लेते समय आप उसको 0 से शुरू करेंगे, योग करते समय आप जहां पहुंच गए हैं वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो यहां 6 कदम पीछे, और यहां जहां पहुंचे वहां से 6 कदम पीछे। तो यहां वेक्टर 5 वाला और वेक्टर 6 वाला दोनों को मैंने 0 से शुरू किया है, लेकिन यहां एक बार मैं जहां पहुंच गया वहां से आगे कंटिन्यू किया है। तो अब ये था पहले ए, ये था बाद में बी, ए टू बी, ए टू बी। आपको ए से बी की तरफ आना है, तो आपको कितने कदम आना पड़ेगा, 11 कदम आए इस दिशा में। और यहां पर आप शुरू से कितना दूर आ चुके हैं, अब आप सिर्फ 1 कदम दूर हैं, 1 कदम दूर हैं बैक की डायरेक्शन में। तो इस तरह से हमने आंसर निकाल लिया। देखो ये 5 और 6 और ये 5 और 6, इन दोनों में देखो, यहाँ 5 और 6 दोनों एक ही दिशा में थे, यहाँ 5 और 6 दोनों विपरीत दिशा में थे। यहाँ अंतर बना 1, जोड़ बना 11, यहाँ अंतर बना 11, जोड़ बना 1। तो ये सारा का सारा खेल, ये मामला तभी हो सकता है जब आप इनका डिफरेंस और इनका एडिशन, इनका अंतर और इनका योग निकालने का ये प्रॉपर तरीका लगाएं। गलत तरीका लगाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा और पेपर में उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग। अब यहाँ से मिलते जुलते, ये रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, जैसे पेपर में आ चुके हैं जैसे, और उसके बाद फिर मैं टॉपिक उड़ा दूंगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी साथ ही साथ करवा दूंगा, वरना फिर बाद में हम करेंगे तो आप तब तक भूल जाओगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करें, 1-2 मिनट का आपको समय देता हूँ, तब तक मैं आप लोगों के डाउट्स पढ़ता हूँ। सर आपने यही बताया था कि साइन थीटा मैक्स करने पर रेंज मैक्स होगा। वेल, मैंने ये नहीं बताया था कि साइन थीटा मैक्स करने पर मैक्स होगा। मैंने कहा था कि किसी भी एंगल का साइन ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, और अगर साइन किसी भी एंगल का ज्यादा से ज्यादा 1 है तो वो एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर वो एंगल 2 थीटा है, ऐसे में जो थीटा है वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो जो रेंज का फॉर्मूला है उसमें साइन थीटा नहीं है, उसमें साइन 2 थीटा है। रेंज का फॉर्मूला देखना, उसमें 2 थीटा लिखा हुआ है। ओके सर, वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर ए डिवाइड बाय बी। वेल अभिषेक, 2 वेक्टर्स का जो मल्टीप्लाई है, जो गुणनफल है, उसके बारे में तो मैं आपको हल्का सा आइडिया पिछली क्लास में वैसे दे चुका हूं, और आगे भी फ्यूचर में 2 वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है उसका आइडिया देता रहूंगा। जब हम वर्क करेंगे तो हम 2 सदिशों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम टॉर्क करेंगे तो 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वेक्टर्स का डिवीजन, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को भाग देना संभव ही नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल टू डिवाइड अ वेक्टर विद अनदर वेक्टर। डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। अब हम पूछते हैं सर प्लस में ए टू बी क्यों नहीं ले रहे हैं, भाई माइनस में तो ए टू बी ले रहे हैं। वेल अमन, दैट्स द प्रोसीजर, मतलब मेथड ही ये है
जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप हमेशा पुराने वेक्टर से नए वेक्टर तक कितना पहुंचे वो देखते हो, लेकिन जब आप जोड़ करोगे तो आप देखोगे फ्रॉम ओरिजिन मतलब जीरो वाले पॉइंट से टू डेस्टिनेशन, अंत में कहां पहुंचे। यहां देखते हैं ए से बी कितना है, यहां देखते हैं ओरिजिन से डेस्टिनेशन कितना दूर है। वो तरीका है। तपस बोलते हैं सर a माइनस बी 11 कैसे होगा। वेल तपस a माइनस बी 11 कैसे हुआ, उसका तरीका ये है कि पहले आप a बनाएं जो 5 उधर है, फिर आप b वाला वेक्टर बना के देखें जो 6 इधर है। तो अब मान लीजिए वहां पर कोई लड़का खड़ा था, मैंने कहा कि वो लड़का +5 पे खड़ा है। थोड़ी देर के बाद देखता हूं कि वो लड़का अब यहां खड़ा है। तो पहले वो लड़का +5 पे खड़ा था, अब वो लड़का -6 पर खड़ा है। तो मेरा सवाल ये है कि वो लड़का कितने कदम चल के गया, उसकी पोजीशन में अंतर कितना आया। अंतर, डिफरेंस 11। ठीक है, ओके सर। लास्ट का एडिशन 1 कैसे होगा। वेल 1 ऐसे होगा कि एक वेक्टर 5 उधर है और एक वेक्टर 6 इधर है। तो मान लीजिए मैं किसी डब्बे पर फोर्स लगा रहा हूं 5 इस दिशा में, तुम उसी डब्बे पर फोर्स लगा रहे हो 6 इस दिशा में, तो डब्बे पर टोटल कुल मिलाकर कितना फोर्स हुआ। या फिर ऐसे समझो, मैंने एक डब्बे को पहले सरका दिया 5 मीटर उधर, उसके बाद मैंने उस डब्बे को आई एम सॉरी, मैंने एक डब्बे को सरकाया पहले 5 मीटर उधर, उसी डब्बे को बाद में मैंने खींच के लिया 6 मीटर इधर। तो पहले 5 मीटर उधर गया, फिर 6 मीटर इधर आया, कुल मिलाकर वो डब्बा कितना मीटर चला गया। तो आप इन सभी रिजल्टेंट्स को ऐसे मान सकते हैं कि आपने जैसे कोई डब्बा खिसकाया। तो इसी आधार पर मैं आपको ये सारे बता दूंगा अभी। और इसे आप ऐसे मान सकते हैं जैसे कोई लड़का अपनी पोजीशन चेंज कर गया। तो कोई लड़का एक जगह से दूसरी जगह चला गया। तो अब शुरू से दिखाता हूं सारे। पहले एक लड़का उधर 5 मीटर दूर खड़ा था +5 पे। तो स्टार्टिंग से सारे बता रहा हूं, जो लेट आया हो, जिसने मिस कर दिया हो, जिसको कंफ्यूजन हो, तो स्टार्टिंग से देख लो एक बार। पहले मैं डिफरेंस बता रहा हूं, सारे अंतर। एक लड़का पहले 5 मीटर ईस्ट में खड़ा था उधर, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो लड़का अभी भी 5 मीटर ईस्ट में ही खड़ा है उधर। तो उसकी पोजीशन में चेंज क्या हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो जहां था वहीं है। ठीक है, प्लस अभी मत देखना, अभी प्लस को थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ माइनस देखो। तो पहले लड़का 5 मीटर उधर था, बाद में भी वो लड़का 5 मीटर उधर ही है, यानी वो पहले जहां था वो अब भी वहां है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। एक लड़का पहले वहां उधर 5 मीटर था, फिर मैंने आंख बंद कर ली, फिर जब तक मैंने आंख खोली तब तक देखा वो लड़का अब 4 मीटर उधर है। इसका मतलब इस बीच में वो लड़का 1 मीटर बैक आ चुका है, कि पहले वो मुझसे 5 मीटर आगे था, लेकिन मैंने जब आंख बंद करके खोली तब देखा वो लड़का मुझसे सिर्फ 4 मीटर आगे है, यानी वो 1 मीटर बैक आ चुका है। उसकी पोजीशन में चेंज कितना हुआ, 1 बैकवर्ड्स। यहां देखो, वो लड़का पहले मुझसे 5 मीटर आगे था, फिर मैंने इधर उधर देखा, वापस देखा, तब तक वो लड़का मुझसे 6 मीटर आगे है। पहले वो 5 मीटर आगे था, अब वो 6 मीटर आगे है। तो उसकी पोजीशन में चेंज कितना हुआ, वो 1 मीटर और फॉरवर्ड चला गया, तो 1 फॉरवर्ड। ये मेरा आंसर है। यहां पे आते हैं, पहले मैंने देखा था वो लड़का 5 मीटर उधर है, फिर मैंने 2-3 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर देखा वो लड़का उधर है ही नहीं। अरे वो लड़का तो 5 मीटर उधर है, यानी पहले वो लड़का 5 मीटर इधर था, अब वो लड़का 5 मीटर इधर है, मैं यहां पर खड़ा था। तो उसकी पोजीशन में चेंज कितना हुआ, 5/2। वो कितने मीटर चलकर गया होगा, 5/2 मीटर वो दूरी तय करके गया है और इस दिशा में गया है। यहां देखते हैं, पहले वो लड़का मुझसे 5 मीटर उधर था, अब वो लड़का मुझसे 6 मीटर उधर है, तो वो कितना चल के गया, 11 मीटर। 11 मीटर अपना आंसर है। डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एडिशन, योग पे। एक डब्बे को पहले मैंने उधर 5 मीटर खिसकाया, फिर वो डब्बा जहां पहुंच गया वहां से फिर दोबारा से मैंने और 5 मीटर खिसकाया, तो डब्बा कितना मीटर खिसक चुका है, 10 मीटर। ये देखो, एक डब्बे को पहले मैंने उधर 5 मीटर सरकाया, फिर जहां वो पहुंच गया वहां से और आगे 4 मीटर सरकाया, तो डब्बा कुल मिला के 9 मीटर सरक चुका है। एक डब्बे को पहले उधर 5 मीटर सरकाया, फिर वहीं जहां पहुंच गया वहां से और 6 मीटर आगे फिर सरकाया, तो डब्बा 11 मीटर सरक चुका है।
एक डब्बे को पहले 5 मीटर उधर सरकाया, फिर 5 मीटर उधर सरकाया, तो कुल मिला के डब्बा अपनी स्टार्टिंग से कितना दूर जा चुका है? 5√2 मीटर। तो पहले डब्बा 5 मीटर इधर गया था, फिर 5 मीटर इधर गया था, तो स्टार्टिंग से कितना दूर है? 5√2, और वो उस दिशा में है, डायरेक्शन भी आ गई। पहले डब्बे को मैं 5 मीटर सरका के उधर ले गया, फिर मन नहीं लगा वहां पे, तो फिर से 6 मीटर सरका के उधर ले गया, तो डब्बा अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर आ गया? 1 मीटर दूर है स्टार्टिंग से। ठीक है, तो जो एडिशन है, जो योग है, ये तो वही है जो आप रीजनिंग में सवाल करते हैं। एक लड़का पहले 10 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, फिर दाएं हाथ को मुड़ा, फिर 20 मीटर गया, वगैरह वगैरह। तो वो जो आप करते हो कि शुरू से वो कितना दूर है, दैट्स द वेक्टर एडिशन। आप वो सदिश योग कर रहे हो एक तरह से। वेक्टर सब्ट्रैक्शन मैंने आपको अब बता दिया। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, बाकी मुझे लगता है कि आसान सा था। अब मैं यहीं से इसी आधार पर एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। साइन का कोई रूल नहीं है इसमें, प्लस माइनस। वेल श्रवण, साइन सिर्फ और सिर्फ तब तक हेल्प करेंगे जब तक ये सिर्फ वन डायमेंशनल है, ये एक विमई है, तो साइंस आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी में मोशंस 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन भी होते हैं, तो ऐसे में सिर्फ प्लस माइनस हेल्प नहीं करता है, तो आई जे के वगैरह लगाना पड़ेगा हमें। अभी जो बोलते हैं सर कल जो 3 इक्वेशन किए थे वी एस ए टी को लेके, उनको कौन से इक्वेशन कहते हैं? दे आर नोन एज द इक्वेशंस ऑफ मोशन, वे गति के समीकरण है। ओके, एड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स सबटेंड एट एन एंगल। वेल रविंद्र, तरीका उसका भी यही है, बस आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए। ओके, सीरियस बोलते हैं सर रेशियो ऑफ डिस्टेंस और स्टोन फॉलिंग भी बताना है। अभी ये भी छूटा हुआ है। हे भगवान, क्या क्या टॉपिक मिस हुए हैं। कोई बात नहीं, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। रेशियो नहीं बताया तो आप देख लेंगे, आज हमें समय मिलेगा तो पक्का करेंगे। आज हमारी क्लास वैसे 9:30 तक है, तो आज हमारे पास पूरा 1.5 घंटे का अच्छा समय। सर अगर दिल्ली में आपसे ऑफलाइन क्लास करना हो तो क्या आप ऑफलाइन क्लास देते हैं? यदि हमें दिल्ली में कोई अच्छे से कोचिंग इंस्टीट्यूट, वेल इन केस अगर आप दिल्ली के आसपास ही हैं, या अगर आप मुखर्जी नगर ऑन फेस क्लास लेना चाहते हैं, सेंड मी अ मेल, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे आ सकते हैं, कहाँ कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 3-4 इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता हूँ, मैं उन सबका आपको नाम भेज सकता हूँ, नो इश्यूज। सर एड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 वेक्टर सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये मैं वेल रविंद्र, आपका जो सवाल है इसका आंसर भी इसी तरीके से निकाला जा सकता है जो मैंने आपको अभी यहाँ मेथड बताया, लेकिन उसकी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है और वो चूंकि सभी स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं उसका आंसर बताता नहीं हूँ। लेकिन फॉर्मूला है a² + b² - 2ab cos θ √, ठीक है मेथड्स उसके भी। ओके, नाउ लेट्स कम टू एन एग्जांपल कि पेपर में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ये जो मैंने पढ़ाया ये काम का भी है या नहीं है, ये एक्स्ट्रा ही फालतू में ज्ञान दिए जा रहा हूँ, है ना? तो देखते हैं पेपर में सवाल कैसे आएंगे। देखो, ये एक दीवार है, यहाँ पर एक गेंद है और ये गेंद आगे की तरफ भागी है। इस गेंद का जो वजन है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए 2 किलोग्राम है, और फिलहाल जब ये गेंद दीवार की तरफ जा रही है उस समय इसकी स्पीड है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर में ये गेंद उस दीवार से टकरा के वापस आई, तो थोड़ी देर के बाद ये गेंद अब वापस इस दिशा में आ रही है, तो इस गेंद का वजन तो नहीं बदला होगा, तो जो वजन पहले 2 किलोग्राम था वो तो अभी भी 2 किलोग्राम ही है, लेकिन अब ये गेंद वापस इस दिशा में आ रही है किसी अलग स्पीड से v2, तो मैं मान लेता हूं कि वो स्पीड 5 से घटकर 4 हो गई है, 4 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो ऐसे में मैं सवाल ये बना सकता हूं, ऑप्शंस बना सकता हूं 1 2 3 4। चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन, एंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना है? 0 0 नॉन जीरो नॉन जीरो, शून्य है या शून्य नहीं है? 0 नॉन जीरो 0 नॉन जीरो, बल्कि इसकी वापस भी स्पीड 5 ही कर देते हैं, कोई बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं करेंगे, आसान सवाल बना दिया। गेंद 5 से गई, टकरा के 5 से आई, तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि उसके संवेग में परिवर्तन शून्य है, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य?
संवेग में मोमेंटम में चेंज जीरो, काइनेटिक एनर्जी में नॉन जीरो, मोमेंटम में नॉन जीरो, काइनेटिक एनर्जी में जीरो, दोनों में नॉन जीरो, वगैरह वगैरह। तो ऐसे करके मैंने 4 ऑप्शन बना दिए। अब आपको कैलकुलेट करना नहीं है पूरा, आपको बस ये पता लगाना है कि जीरो है या नहीं है। तो सबसे पहली बात आप ये देखेंगे कि मोमेंटम इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है। काइनेटिक एनर्जी इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ये अदिश राशि है। तो जब ये वस्तु पहले भागी भागी चली आ रही थी, उस टाइम पर इसका मोमेंटम कितना था, संवेग, और उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, गतिज ऊर्जा। और टकराने के बाद जब ये वापस जा रही है, उस समय इसका मोमेंटम कितना था, v2, और उस टाइम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, k2। और अब उसके बाद मैं कैलकुलेट कर सकता हूं चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन, और मैं कैलकुलेट कर सकता हूं द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। मोमेंटम में चेंज होगा यहां P2 माइनस P1, और काइनेटिक एनर्जी में यहां चेंज होगा K2 माइनस K1। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले संवेग कितना है, संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो 2 गुणा में 5, तो आंसर आ गया 10। लेकिन साथ में यूनिट्स होंगी तो आंसर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन साथ में दिशा भी होगी तो इस दिशा में जा रही है। ये बन गया उसका पहले मोमेंटम कितना था वो, उसका संवेग है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv²। तो आप सब एग्री करेंगे कि ये होगा 25 जूल। अपने मन मन में एक बार कैलकुलेट करके देख लो, 1/2 mv², 25 जूल। अब आते हैं दूसरे मोमेंटम पे। संवेग बाद में जो बना वो बना mv, यानी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इसकी दिशा है इस दिशा में, जिस तरफ गेंद जा रही है वही मोमेंटम की डायरेक्शन है, वही संवेग की दिशा है। और अब इसकी जो गतिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो कितनी है, 1/2 mv²। सो ऑल ऑफ अस विल एग्री दैट इट्स 25 जूल। सो दैट्स द आंसर। अब मैं देखता हूं कि चेंज कितना है। P2 माइनस P1, P2 यानी 10 का उस तरफ, तो 10 का मोमेंटम है उस तरफ, माइनस P1 जो 10 का है इस तरफ। तो दो अलग अलग वेक्टर्स हैं। जब आप वेक्टर एडिशन के वो रूल लगाएंगे जो मैंने थोड़ी देर पहले सिखाए, तो आप इसे मान लीजिए वेक्टर ए, इसे मान लीजिए वेक्टर बी। तो एक वेक्टर ए है उस तरफ, एक वेक्टर बी है इस तरफ, और जब आप उसका अंतर निकाल लेंगे तो फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर देखेंगे पहले इधर था फिर उधर था। आपका आंसर आया कुल मिला के फाइनल माइनस इनिशियल, तो अपना आंसर आया 20 उस दिशा में। अब ये 10 और 10 घट के 20 कैसे हो गया, उसके लिए आपको 10 मिनट पीछे जाना पड़ेगा और वो फिर से समझने पड़ेंगे जो मैंने समझाई, अगर वो आपके ऊपर से गए तो। लेकिन अगर आपने वो समझ लिए हैं तो आप खुद ही ये आंसर बता सकते हैं कि हाँ ये 20 होगा। और साथ में यूनिट्स लगाना जरूरी है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसकी दिशा बताना भी जरूरी है। तो जो संवेग में परिवर्तन है, द चेंज इन मोमेंटम, इट्स 20, इट्स नॉट 0। ये 20 है, ये शून्य नहीं है। वहीं काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में जो चेंज है वो कितना है, वो पहले 25 था बाद में 25 है, तो K2 माइनस K1 यानी 25 जूल माइनस 25 जूल, आपका आंसर आ गया 0 जूल। काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 है लेकिन मोमेंटम में चेंज 0 नहीं है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य है, परंतु संवेग में परिवर्तन शून्य नहीं है, क्योंकि ये स्केलर है, अदिश राशि, और ये वेक्टर है, सदिश राशि। वेक्टर को इस बात से भी फर्क पड़ता है कि दिशा बदली या नहीं बदली, पहले उधर जा रही थी अब इधर आ रही थी, दिशा बदल गई, इसका मतलब चेंज होगा, नॉन जीरो में से आंसर आएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्शन क्या है। काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि वैल्यू कितनी है। वैल्यू पहले भी 25 थी अब भी 25 है, तो चेंज 0। थर्ड मेरा आंसर, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं बेसिकली। यहाँ तक किसी ने कुछ लिखा, सर सेकंड लास्ट लाइन फिर से बता दीजिए। सेकंड लास्ट लाइन मैंने कोई लाइन वैसे तो बोर्ड पे लिखी नहीं थी, कौन सी वाली लाइन मुझे वो क्लियर नहीं हुआ। एड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ 2, ठीक है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सर। जी नेट का जी नेट मतलब ग्रेविटी नेट का कंज्यूम बहुत ज्यादा होता है ऑनलाइन क्लास लेने। अरे ये कुछ और बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं सर जी नेट का कंज्यूम बहुत ज्यादा होता है ऑनलाइन क्लास लेने पर मिनट।
600 MB पर मिनट, 600 MB ऐसा तो नहीं होता, कुछ और गड़बड़ है। 1 मिनट में 600 MB नहीं जाता भाई। तपस 3, अजय बोलते हैं सी ऑप्शन, हाँ सी, फर्स्ट नॉन जीरो देन जीरो। अच्छा आप लोग आंसर बता रहे हो, ठीक है 20 और 0। सर मोशन ऑफ इक्वेशन क्यों नहीं कराई? मोशन ऑफ इक्वेशन मैंने पिछली क्लास में आपको इंट्रोड्यूस कराया था, और वैसे उसको डिटेल में भी हम करेंगे जब आपको मोशन का हल्का फुल्का बेसिक आइडिया दे चुका हूँ, फोर्स जब कर लेंगे तब। सर डायरेक्शन फॉरवर्ड नहीं होगी क्या? वेल नहीं नवीन, डायरेक्शन इसकी बैकवर्ड ही आएगी, और बैकवर्ड आएगी उसका एक दूसरा सबूत ये है कि गेंद गई और टप्पा खा के वापस आई, तो टप्पा खा के वापस आई होगी, इसका मतलब इसने इसके ऊपर किसी ने फोर्स लगाया होगा। वो फोर्स हो सकता है किसी ने बैट से लगाया हो, कि ये दीवार ना हो, ये मान लीजिए बैट हो, तो बैट आया, बॉल आई, बैट ने फोर्स मार दिया, तो ऐसे में जिस दिशा में बैट ने फोर्स मारा है वही दिशा हमारा आंसर होगा। तो बैट ने फोर्स उधर मारा होगा तभी तो बॉल वापस गई है, तो वही डायरेक्शन मेरा आंसर आएगा। ओके सर इसको डायरेक्ट ग्राफ पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं तपस, डायरेक्ट ग्राफ पे कर सकते हैं। ये है एक्सिस, वाई एक्सिस, तो यहाँ पर पहले मोमेंटम था, मान लीजिए ये था b 10 का आगे की तरफ, और ये है a 10 का पीछे की तरफ। आपको करना है वेक्टर a माइनस बी करना है, तो पहले a छापो 10 इस तरफ, और फिर b छापो 10 उस तरफ, तो ये है b और ये है a, तो पहले बिफोर, तो ये है a माइनस बी जो भी निकला, ये बिफोर और ये है आफ्टर, बिफोर से आफ्टर, ये मेरा आंसर, फ्रॉम बिफोर टू आफ्टर। ठीक है ओके। डायरेक्शन का पता कैसे चला सर? वेल प्रीतम, डायरेक्शन के लिए मैंने तरीका आपको जो बताया था वही लगाया है मैंने। पहले कौन सा वेक्टर है वहां से शुरू करो, और एंड में कौन सा वेक्टर है वहां तक जाओ। आप ऐसे समझ लो कि पहले एक लड़का 10 मीटर इधर खड़ा था, अब वो लड़का 10 मीटर उधर खड़ा है, तो लड़का किस दिशा में चल कर गया, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? पुरानी पोजीशन से नई पोजीशन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन की पीडीएफ दे दो सर। वेल प्रीतम, आपने वो पीडीएफ वो डाउनलोड नहीं की होगी जिसमें मैंने सिलेबस दिया था, उसमें नीचे एक एफएक्यूज दे रखे हैं मैंने, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एक बार आप वो पढ़ो, उसमें मैंने दे रखा है कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। सर प्रैक्टिस पेपर लगवा दिया करो टॉपिक एंड होने के बाद। भाई मैंने प्रैक्टिस के बारे में भी लास्ट टाइम आपको बताया था कि क्वेश्चंस की संख्या इतनी ज्यादा है, 700-800 क्वेश्चंस हैं जैसे प्रीवियस ईयर के, तो हम सारे पेपर तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस। ऐसे में बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप खुद किताब उठाएं, और किताब के सोर्सेज मैंने आपको बताए थे, मैंने एक पीडीएफ अपलोड करवाई है यहीं ऐप के अंदर ही, और उस ऐप में मतलब उस पीडीएफ में मैंने आपको लिंक दे रखे हैं किस बुक से आपको क्वेश्चन करने चाहिए। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को उसी में इस बुक में से क्वेश्चन भेजते भी हैं। तो जैसे ही क्लास खत्म होती है, क्लास खत्म होते ही 5 मिनट या 10 मिनट आप उस टॉपिक पर जाएं जो टॉपिक आज हमने किया, उसके मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन होंगे वैसे तो, अब वो 10-15 क्वेश्चंस आप उसी समय खुद सॉल्व कर लें, जो अटके वो आप मुझसे पूछो। मैं आपको बोर्ड पर सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो क्वेश्चंस आप लोगों के अटकेंगे। जैसे लास्ट क्लास में भी आप में से कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर भेजे थे सर 87, 84, 93 ऐसे करके, और मैं लिख लेता हूँ। हर क्लास में मैं ऐसे करूंगा, लेकिन मैं कराऊंगा सिर्फ वही क्वेश्चंस जो आप लोग कर चुके होंगे और जो आपके अटक जाएंगे। जो क्वेश्चन तुम्हारे नहीं अटक रहे हैं वो मैं नहीं कराऊंगा। तो क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरा काम है सिर्फ वो क्वेश्चन करवाना जो आपसे हो नहीं रहा है। तो फर्स्ट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही हैवी लग रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, या किताब का आंसर तुम्हारे लॉजिक से जम नहीं रहा है, तो आप मुझसे पूछो, वो मैं जरूर बोर्ड पे कराऊंगा। पर हर क्वेश्चन बोर्ड पर कराना सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे आसान होते हैं, बहुत सारे बहुत के ऊपर से चले जाते हैं। आप सबका अलग अलग बैकग्राउंड है, किसी को साइंस आती है, किसी को नहीं आती है, तो बोर्ड पर क्वेश्चन कराना इतना अच्छा आइडिया नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, इसको देखते हैं। और उसका जो पहला टॉपिक है फॉर्मूले, वो हम पिछली क्लास में कर चुके थे, पिछली से पिछली क्लास में। अब हम आगे वाली बातें करते हैं। देखिए मैं एक बड़ी छोटी सी एक टेबल बना रहा हूं यहां पर। वेलोसिटी, वेग, एक्सेलरेशन, त्वरण, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज,
एक्स में, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर वाई में वी ए और नेट कुल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है ये 6 डब्बे जो खाली हैं, इनको एक एक करके मैं भरूंगा कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, किसी प्रक्षेप्य गति में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी कैसी, नेट वेलोसिटी कैसी, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन। हिंदी में क्षैतिज वेग, ऊर्ध्वाधर वेग, कुल वेग, क्षैतिज त्वरण, ऊर्ध्वाधर त्वरण, कुल त्वरण। तो वेलोसिटी देखते हैं सबसे पहले। ये जमीन, ये कोई फुटबॉल गई ऊपर से नीचे, ऐसे ही मैं एक डायग्राम 6 बार बनाऊंगा। 2 3 4 5 6। ओके, तो नंबर 1, जब कोई फुटबॉल यहाँ है, आपने उस पर किक मारी, तो उसकी नेट वेलोसिटी, मान लीजिए शुरू में आपने जितनी रफ्तार से उसे किक मारी है वो है 50 मीटर पर सेकेंड, कि आपने 50 की रफ्तार से उसे किक मार दी। अब उसमें से कुछ स्पीड ऐसी होगी जो उसे ऊपर ले जा रही है, जिसकी वजह से वो ऊपर गई, लेकिन कुछ स्पीड ऐसी भी होगी जो उसे आगे ले जा रही है। तो गेंद ऊपर भी जा रही है और वो गेंद आगे भी जा रही है, वो दोनों दिशाओं में जा रही है। तो ऐसे में ऊपर जाने की कुछ स्पीड है, आगे जाने की कुछ स्पीड है, जो नेट है वो मान लीजिए 50 है। उदाहरण के तौर पर मैं ऊपर जाने की जो स्पीड है उसे ले लेता हूं 30, और जो आगे बढ़ने की स्पीड है उसे मैं ले लेता हूं 40। अब 1 सेकंड के बाद ये फुटबॉल यहां पहुंची, फिर 1 सेकंड में यहां पहुंची, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां और फिर यहां। इसी तरह से हर बिंदु पर मुझे उसकी वेलोसिटीज आपको लिख कर देनी है, ताकि आप ये समझ सकें कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर क्या असर पड़ता है, वर्टिकल वेलोसिटी पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले मैं वर्टिकल वेलोसिटी बता रहा हूं। ये ऊपर जा रही थी 30 से, 1 सेकंड के बाद देखा तो अब ये ऊपर जा रही है सिर्फ 20 की रफ्तार से, यानी जो उसकी ऊपर जाने की स्पीड है वो कम हो चुकी है। ऊपर जाती रहेगी, स्लो होती रहेगी। यहाँ उसकी ऊपर जाने की जो स्पीड है वो घट के 10 हो गई है, यहाँ ऊपर जाने की उसकी स्पीड 0 हो गई है। अब वो फिर से नीचे आ रही है, तो यहाँ वो नीचे आ रही है फिर से 10 की रफ्तार से। तो मैं इसको यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिख देता हूँ 10। अब वो नीचे आ रही है 20 की रफ्तार से, और अब वो जमीन पर आकर टकराई है 30 की रफ्तार से। ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी घटती है, 0 बनती है और फिर बढ़ जाती है। हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज वेग, हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ वो पहले 40 की रफ्तार से जा रही थी, वो अब भी 40 की ही रफ्तार से जा रही है, वो अब भी 40 की ही रफ्तार से जा रही है। आगे बढ़ने की उसकी जो स्पीड है वो कभी चेंज नहीं होती है, वो नहीं बदलती है, वो आगे उसी स्पीड से चलती रहती है जिस स्पीड से वो पहले चल रही थी। वेल, वर्टिकल वेलोसिटी क्यों बदली? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इस दिशा में खींचता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्यों नहीं बदली? क्योंकि कोई इस दिशा में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, कोई फोर्स नहीं है एक्स एक्सिस में, इसलिए एक्स का वेग नहीं बदला। वाई में एक फोर्स है तो वाई का वेग बदला। तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी? अब मुझे इस पॉइंट पर नेट वेलोसिटी निकालनी है, तो मेरा आंसर होगा 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और फिर जो भी आएगा उसका अंडर रूट, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस। तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर होगा 1600 प्लस 20 का स्क्वायर 400, अंडर रूट 2000, अंडर रूट 2000। ये मेरा आंसर है। यहाँ पर पहुंचते पहुंचते इसकी जो वेलोसिटी वेग है वो होगा टेंजेंट, वो हमेशा स्पर्श रेखा के साथ ही होता है। यहाँ भी टेंजेंट, टेंजेंट हमेशा स्पर्श रेखा के साथ। तो यहाँ अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो मेरा आंसर है 1600 प्लस 100 का अंडर रूट 1700। यहाँ पर कितना होगा? सबसे उच्चतम बिंदु पर, हाईएस्ट पॉइंट पर 40 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 40, और फिर अंडर रूट 1700, फिर अंडर रूट 2000 और फिर 50। तो शुरू में जितनी स्पीड से गई थी वापस उतनी ही स्पीड से आती है, लेकिन शुरू में जिस वेलोसिटी से गई थी, वेग, वापस उस वेलोसिटी से नहीं आती है। तो मान लीजिए ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि स्पीड
एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू द स्पीड एट द पॉइंट बी, यानी ए पर जो वस्तु की चाल है और बी पर जो वस्तु की चाल है वो बराबर है, तो ये बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसे कहने लग जाऊं कि ए पर उस वस्तु का जो वेग है, द वेलोसिटी एट द पॉइंट ए, और बी पर उस वस्तु का जो वेग है, द वेलोसिटी एट द पॉइंट बी, वो इक्वल है, तो ये बोलते ही ये बहुत गलत बात बोली मैंने। ऐसा नहीं होता, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल, क्योंकि वेग सिर्फ नंबर नहीं होता, उसमें डायरेक्शन भी होती है, दिशा इग्नोर नहीं कर सकते आप, ठीक है? ओके, तो वेलोसिटी ए और बी पर सेम नहीं है। अब यहाँ इसमें ध्यान रखने वाली बात बस यही है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर वक्त कांस्टेंट रहती है, यह समान रहती है, यह एक नियत राशि है। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है, इट्स अ वेरिएबल क्वांटिटी, यह एक परिवर्ती राशि है, तो बदलती रहती है। एंड द नेट वेलोसिटी, कुल वेग भी लगातार बदलता ही रहेगा, इट्स ऑल्सो अ वेरिएबल क्वांटिटी, यह भी एक परिवर्ती राशि है। किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वेलोसिटी सेम नहीं है। एक और इसमें खास बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, जबकि ध्यान रखेंगे वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर 0 नहीं होती है। जब कोई आदमी आपको ये बोले कि वेलोसिटी 50 है, इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि नेट वेलोसिटी 50 है। किसी ने बोला वेग, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो क्षैतिज वेग है, इसका ये मतलब नहीं कि वो ऊर्ध्वाधर वेग है, इसका मतलब कुल वेग है। वेग मतलब कुल वेग, वेलोसिटी मतलब नेट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कभी 0 नहीं होती है, क्योंकि नेट वेलोसिटी कहीं भी 0 नहीं है। वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो सकती है, ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो सकता है, बट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, वो जितनी शुरू में थी उतनी ही अंत तक रहेगी। और यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर, उच्चतम बिंदु पर, नेट वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कुल वेग वही होगा जितना वेग क्षैतिज वेग होता है। और इसकी अगर आपसे कोई वैल्यू पूछ ले कि कितनी है, कैलकुलेट करके बताएं, तो उसका भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है, शुरू में जितनी स्पीड थी उससे मैं बोल देता हूं u, शुरू में जो एंगल था उसे मैं बोल देता हूं थीटा, तो यहां जो वेग बनेगा वो बनेगा, जो स्पीड बनेगी वो बनेगी u cos थीटा, ठीक है? तो ये अपना वेलोसिटी कंप्लीट। अब आता हूं मैं एक्सेलरेशन पे, त्वरण पे। तो हर पॉइंट पर मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बनाने हैं, हर पॉइंट पर फिर मैं आपको वर्टिकल एक्सेलरेशन बनाकर दिखाऊंगा, और फिर हर बिंदु पर हम कुल त्वरण देखेंगे कि नेट एक्सेलरेशन कितना हुआ। एक्सक्यूज मी, ओके। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज त्वरण कितना होगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन ऊर्ध्वाधर त्वरण कितना होगा, ये देखते हैं। नेट एक्सेलरेशन तो बाद में निकल ही आएगा, x² + y² का अंडर रूट। तो पहले हॉरिजॉन्टल वेग में कितना परिवर्तन हुआ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ 40 है, यहां भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 40 है। यहां से यहां कितना परिवर्तन हुआ, चेंज कितना हुआ, 0। फिर यहां से यहां कितना चेंज हुआ, 0। यहां से यहां कितना चेंज हुआ, 0। हर सेकंड वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसे एक्सेलरेशन बोला जाता है। एक्स एक्सिस में वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है, त्वरण 0 है। अब वाई की बात करते हैं। 30 से 20 हो गया, 30 से 20 बन गया, चेंज कितना हुआ, 10 का। 20 से 10 बन गया, चेंज 10 का। 10 से 0 बन गया, चेंज 10 का। 0 से 10, 20, 30, चेंज 10, 10, 10। परिवर्तन हर सेकंड कितना हो रहा है, हर सेकंड वर्टिकल वेलोसिटी में जितना भी परिवर्तन हुआ, जितना भी चेंज हुआ, वाई में एक्सेलरेशन उतना ही होगा, तो हर पॉइंट पर 10 होगा। नेट एक्सेलरेशन, कुल त्वरण कितना होगा,
x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का अंडर रूट। तो मेरा आंसर 10 10 10 10 10। हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन 10 है, और यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा फिर हम इसको एक नाम दे देते हैं, ये कहलाएगा आगे से द ग्रेविटी, इसे हम बोलेंगे गुरुत्व। तो दरअसल प्रोजेक्टाइल में, प्रक्षेप गति में जो ग्रेविटी होती है वही एक्सेलरेशन होती है। प्रक्षेप गति में त्वरण ही गुरुत्व है। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन। प्रक्षेप गति में गुरुत्व ही त्वरण होता है। सर एक्स एक्स पर तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक्स एक्स, रणवीर आपका क्वेश्चन फ्रेम एक बार दूसरे शब्दों में करो प्लीज, ताकि मैं क्वेश्चन समझ पाऊं। वेणु बोलते हैं सर द मोमेंटम विल इंक्रीज। वेल वेणु, आपने मैसेज 8:42 पर किया है, तो 8:42 हुए कितना समय हो चुका है? करीबन 10-12 मिनट पहले आपने क्वेश्चन किया था। मोमेंटम किस चीज का? क्या तब तक हमने प्रोजेक्टाइल शुरू कर लिया था, या आप पिछली गेंद के बारे में बोल रहे हैं जो दीवार से टपक खा के गई? निखिल ने क्वेश्चन नंबर भेजे हैं 60, 63, 69 और 80। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखो कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण कौन कौन से हैं जो कांस्टेंट है। ये 0 है, 0 ही रहता है, तो क्या ये चेंज हो रहा है? नहीं, तो ये कांस्टेंट है, ये समान है। y में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वो एक समान है। नेट एक्सेलरेशन वो 10-10 ही रहेगा हर जगह, तो वो भी कांस्टेंट है, वो एक समान है, वो नहीं बदलता है। तो ऐसे में मैं ये बोल सकता हूं कि इन 6 डायग्राम्स में से सिर्फ 2 डायग्राम ऐसे हैं जहां चेंज है, ये और ये, इन दोनों में ही वेरिएबल शब्द लिखा, बाकी चारों में कांस्टेंट लिखा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन के सभी हिस्से हैं कांस्टेंट, वो नहीं बदलते। वर्टिकल वेलोसिटी बदलती है और यहाँ 0 होती है, नेट वेलोसिटी बदलती है लेकिन 0 नहीं होती है। ओके सर, नेट एक्सेलरेशन कैसे हुआ, सेम हुआ? वेल प्रीतम, एक्स कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, ना एक्स बदल रहा है ना वाई बदल रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट कैसे बदल सकता है ना? सर प्लीज ए इक्वल टू जी पार्ट। ओके आदित्य देव, देखो दोबारा बताता हूँ, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, किसी प्रक्षेप्य गति में, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, कोई वस्तु मुक्त पतन में है, तो ऐसे में उसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन, उसका त्वरण सिर्फ और सिर्फ उतना ही हो सकता है जितना उस पर ग्रेविटी है, गुरुत्व है। यहाँ पर मैंने 10-10 लिख दिया, टेक्निकली वो 9.8 हो जाना चाहिए था अगर मैं वैल्यूज थोड़ा अच्छे से बनाता तो अगर ये 9.8 होता तो वेलोसिटी का कैलकुलेशन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए मैंने जानबूझकर 10 ले लिया, लेकिन वास्तव में वो वैसे वो 9.8 आएगा धरती के ऊपर। तो पृथ्वी पर जब आप किसी फुटबॉल पे किक मारते हैं तो उस पर एक्सेलरेशन कितना होता है, अगर ये पूछ ले तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, एक्सेलरेशन उतना ही होता है जितना ग्रेविटी होती है। 9.8 आपका आंसर है। ठीक है, ओके, तो यहां तक इसको जल्दी से टेप लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, मैं इसको मिटा देता हूं, और अब हम ये कर चुके हैं फॉर्मूले, और हम ये कर चुके हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब हमें करना है द शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसके पथ का आकार, तो इसे मिटा रहा हूं। देखो, अरे ये मिट क्यों नहीं रहा है, कैसा बोर्ड है, पूरी जान लग गई, सारी एक्सरसाइज तो यहीं करा दी इन्होंने। ओके आओ देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर एक बंदूक है, और बंदूक के आगे है गोली, और ये तुम खड़े हो, तुम्हारे हाथ में है रस्सी, गोली चलाओगे, रस्सियों से गोली बांध रखी है। ठीक सामने तुम्हारे पास है टारगेट, द बुल्स आई,
ये है टारगेट, ये नीचे है जमीन या समुंदर कुछ करके। सबसे पहली गोली तुमने फायर करने की बजाय तुमने गोली बंदूक से निकाली और तुम उसको पहाड़ के किनारे जाकर छोड़ देते हो, तो ड्रॉप करते ही अब वो नीचे गिरेगी। तो मान लीजिए 1 सेकंड में वो गोली यहाँ थी, 1 सेकंड में वो गोली यहाँ आ गई। तो इसने जितनी भी दूरी तय की यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस दूरी को मैं x मान लेता हूँ। वो x कितना होगा? दरअसल धरती पर वो 1 सेकंड में 4.9 मीटर गिरती है। चांद पर तो ये है ऑन अर्थ। अगर तुम चांद पर खड़े होकर गोली चला रहे हो तो 1 सेकंड में ये 81 सेंटीमीटर गिरती है ऑन मून। अगर तुम बृहस्पति पर खड़े होकर गोली चला रहे हो तो 1 सेकंड में वो 12 मीटर गिरती है ऑन जुपिटर। यानी वो 1 सेकंड में कितना गिर जाती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कौन से प्लेनेट पे खड़े हो। उसकी वैल्यूज मैंने कैसे कैलकुलेट की, इग्नोर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वो 1 सेकंड में कितना गिरेगा वो फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि आप जिस जगह खड़े हैं वहां ग्रेविटी कितनी है। लेकिन 1 सेकंड में जितना गिरा, अब अगली सेकंड वो उससे 3 गुना ज्यादा गिरेगा। तो नेक्स्ट सेकंड जो दूरी तय होगी वो होगी 3x। यानी धरती पर अगर वो 1 सेकंड में 5 मीटर गिर रही है तो अगली सेकंड फिर 15 मीटर और जाएगी, तो कुल मिलाकर वो 20 मीटर जा चुकी है 2 सेकंड में। फिर वो 5 गुना, 1 2 3 4 5, फिर वो 5 गुना और जाएगी, फिर वो 7 गुना और जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, यहां गिरेगी। तो मैं इसको और बढ़ा देता हूं बल्कि, फिर वो उससे अगली सेकंड 7 गुना और जाएगी, इस तरह से वो गिरेगी। तो मैंने मान लिया कि वो 4 सेकंड में जमीन पर पहुंच गई, 1 2 3 4, तो 4 सेकंड में ये गोली जमीन पर गिर गई। कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ लाइन बना लेता हूँ, 2 3 और इस सामने एक टारगेट। ठीक है, तो कोई भी जब आपने बोल छोड़ी तो 1 सेकंड में जितना गिरती है अगले सेकंड उससे 3 गुना, फिर उससे 5 गुना, फिर 7 गुना, और ऐसे गिरती चली जाती है। ये थी पहली गोली जो छोड़ी। अब एक दूसरी गोली बंदूक में डाली, गन फायर की, लोड करके गोली चला दी और गोली भागी सीधा सामने टारगेट की तरफ। तुम्हारी गोली की रफ्तार है मान लीजिए 25 मीटर पर सेकंड, तो ये तुम्हारी गोली की रफ्तार है। और सामने जो तुम्हारा टारगेट है मान लीजिए वो है 100 मीटर की दूरी पर। तो कायदे के हिसाब से इस गोली को 4 सेकंड में टारगेट तक पहुंच जाना चाहिए था, 4 सेकंड में। लेकिन क्या वो 4 सेकंड तक सिर्फ आगे ही जाती रहेगी? क्या ग्रेविटी खाली बैठी है? नहीं, गुरुत्वाकर्षण उसको खींचने की पूरी कोशिश करेगा। तो हो सकता है आप ये समझें कि वो 2 सेकंड में यहां पहुंच रही है, 1 सेकंड में यहां पहुंच रही है, 3 सेकंड में यहां और चौथी सेकंड में यहां। तो गोली यकीनन 1 सेकंड में यहां पहुंचेगी, लेकिन वो उतना नीचे भी गिरेगी जितना 1 सेकंड में नॉर्मल कोई बुलेट गिर सकती है। तो 1 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन ये होगी। दूसरी सेकंड तक वो इतना आगे तो जा चुकी होगी, लेकिन वो उतना नीचे भी गिरेगी जितना कोई नॉर्मल बुलेट गिर सकती है। तीसरी सेकंड में वो इतना आगे तो होगी लेकिन उतना नीचे भी होगी, और चौथी सेकंड में वो बुलेट इतना आगे लेकिन उतना नीचे यहां होगी 4 सेकंड के बाद। तो जो बुलेट आपने छोड़ी वो 1 2 3 4 ऐसे आ रही है, जो बुलेट फायर की वो 1 2 3 4 ऐसे आ रही है। तो फायर की हुई बुलेट का जो रास्ता होगा वो फिर कुछ कुछ ऐसा होगा। ये जो कर्व्ड पाथ बना है, ये जो घुमावदार रास्ता बना है, इस रास्ते को हम फिर कहते हैं दिस इज ए पैराबोलिक पाथ। यह एक पैराबोला है, हिंदी में हम इसे कहते हैं परवलय। ये सर्कल नहीं है, यह वृत्त नहीं है, ये पैराबोला है। ये स्ट्रेट लाइन है जो बिल्कुल सीधा ऊपर से नीचे गिरा, ये गिरा स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में। जो फायर किया वो गया पैराबोला में। इसका मतलब अगर आप बुलेट छोड़ देते हैं और वो 4 सेकंड में जमीन पर गिरेगी, तो जो बुलेट फायर करते हैं वो भी 4 सेकंड में ही जमीन पर गिरेगी। तो आपसे पेपर में ऐसे सवाल पूछेगा, एक पत्थर आपने बिल्डिंग से ड्रॉप कर दिया और एक दूसरे पत्थर को तुमने सामने हॉरिजॉन्टल फेंक दिया, जमीन पर कौन सा पत्थर पहले पहुंचेगा? आपका आंसर है बोथ विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। दोनों जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, पहले बात नहीं होगा उसमें, एक साथ आएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, तुमने देखा कि तुम्हारी गोली टारगेट से भटक गई। ओह, क्या किया जाए? स्पीड बढ़ाओ, 25 की जगह 50 कर दो। अब तुमने रफ्तार 50 कर दी, यानी अब वो 1 सेकंड में
यहां आ चुकी होगी और 2 सेकंड में टारगेट पे। तो 2 सेकंड के अंदर वो अपने टारगेट तक पहुंच जानी चाहिए, लेकिन 2 सेकंड में उतनी नीचे भी आएगी जितना एक नॉर्मल छोड़ी हुई बुलेट 2 सेकंड में आ सकती है। तो दरअसल 2 सेकंड के बाद वो वहां पहुंचेगी और 1 सेकंड के बाद वो यहां होगी। तो उसका जो रास्ता होगा वो ये होगा, और ये भी होगा पैराबोला, परवलय, पैराबोला ही बनेगा। तुमने इसकी रफ्तार और बढ़ा दी, तुमने 100 मीटर पर सेकंड कर दी, तो 1 सेकंड में टारगेट तक पहुंच जानी चाहिए, लेकिन उतना नीचे जरूर आएगी जितना 1 सेकंड में आ सकती है। तो इसका दरअसल इसका पाथ होगा फिर ये, लेकिन ये भी होगा पैराबोला। वो स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं जा सकती। आप 1000 मीटर पर सेकंड कर लो तो 0.1 सेकंड में पहुंचेगी, लेकिन उतना नीचे जरूर आएगी जितना 0.1 सेकंड में नीचे आ सकती है। ठीक है, तो ये कभी भी सीधा टारगेट पर नहीं लग सकती। अब सीधा टारगेट पर मारने का सही तरीका ये है कि आप एक एंगल बनाएं, एक एंगल बनाएं थीटा, और गोली फायर करें। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो सीधी सीधी चली जाती, पर चूंकि ग्रेविटी है तो टर्न करके आएगी और वो सही जगह पर चली जाए। उसके लिए जो दूरी है ये कहलाएगी रेंज, ये परास। और रेंज का फॉर्मूला मारेंगे कि कितनी स्पीड से फायर करूं, किस एंगल पे फायर करूं, और फॉर्मूले लगा के फिर उसको सही जगह भेजा जा सकता है। बट दैट्स समथिंग दैट यू शुड नो कि कोई भी बुलेट अपने टारगेट से उतना डेविएट होती है जितना एक नॉर्मल छोड़ी हुई बुलेट उतने ही समय में गिर सकती है। अब एक दूसरी चीज और समझें। मान लीजिए आपने 2 गोलियां चला दी, एक गोली यहां इस रास्ते पर जो आगे आगे इस रास्ते पर जा रही है, और एक गोली जो आपने छोड़ी थी इस रास्ते पर जो यहां आ रही है। इन दोनों बुलेट्स के ऊपर आपने एक एक चींटी को बिठा दिया। एक चींटी बिठाई इस बुलेट पे, एक चींटी बिठाई इस बुलेट पे, और वो दोनों चींटी हमारी साइंटिस्ट है। चींटी साइंटिस्ट, आंट साइंटिस्ट। तो तुम बोलोगे माय आंट इज माय आंट इज अ साइंटिस्ट, मेरी चींटी वैज्ञानिक है। ओके, तो वो चींटी इसको बोला कि कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना, जो भी हो ऑब्जर्व करना, बाद में उसमें कैलकुलेशन करेंगे। और इस चींटी को भी बोल दिया कि कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना। तो मान लीजिए ये हमारे पास 2 अलग अलग बुलेट्स हैं। तो ये बुलेट आगे जा रही है कर्व करके, जबकि ये बुलेट सीधी गिर रही है नीचे। ओके, तो अब इनको ऑब्जर्व क्या होगा। रियलिटी में जो हम बाहर से देख रहे हैं हमें लगेगा ये ऐसे जा रही है, लेकिन इस चींटी के कैमरे से जो वीडियो शूट होगी उसमें ऊपर नीचे जाते हुए नजर नहीं आएंगे। उसको सिर्फ ये दिखेगा कि वो एक दूसरे से दूर चली गई है, उनके बीच में बस गैप बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों में से ऊपर नीचे तो कोई हो ही नहीं रहा, दोनों एक साथ ही जमीन पर जाएंगे। तो ऐसे में इनके बीच में सिर्फ गैप बढ़ेगा। तो अगर गैप बढ़ेगा तो इस चींटी की नजर से उस चींटी का रास्ता सिर्फ स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, सीधी रेखा। लेकिन जब हम जो बाहर से खड़े हैं हमें दिखेगा कि वो पैराबोला है, परवलय। तो कोई भी रास्ता पैराबोलिक होता है या कोई भी रास्ता स्ट्रेट लाइन होता है, ये दरअसल इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाला कौन है, ऑब्जर्वर कौन है। ऑब्जर्वर के ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी कि वो स्ट्रेट लाइन है या वो पैराबोला है। अब यहां से पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं कि पैराबोला होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा, उसका पेपर में सवाल क्या बनता है वो देखो। इसे मैं मिटा देता हूं। पवन का मैसेज आया है, क्या आप पढ़ा रहे हो। वेल पवन, आपने वीडियो पे क्लिक करने से पहले देखा होगा कि ये किस चीज की क्लास है। फिजिक्स चल रही है यहाँ पे। ओके, और इन केस अगर आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है, सो द टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल, जो हमारे पीछे मिस हुए थे वो। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, लेट्स से देयर इज अ ट्रेन। एक ट्रेन है, उस ट्रेन के अंदर ये कोई लड़का बैठा है, ये मान लो तुम हो, और मैं ट्रेन से बाहर खड़ा हूं, तो ये मैं हूं, और तुमने ट्रेन से एक हाथ बाहर निकाल रखा है और तुम्हारे हाथ में है पानी की बोतल। ठीक है, तुम्हारी ट्रेन आगे भाग रही है और तुमने उस बोतल को छोड़ा नहीं है। तुम्हारा वो बोतल फेंकने का कोई प्लान नहीं है, तुम बस अपने हाथ में उस बोतल को रखते हो। ट्रेन भाग रही है 50 की रफ्तार से, तो जो बोतल है वो भी आगे भाग रही होगी 50 की ही रफ्तार से। जितनी स्पीड ट्रेन में है उतनी ही स्पीड बोतल में होगी, पक्की बात है।
आगे पीछे तो नहीं जा सकती। अब मान लीजिए ट्रेन के अंदर ही वहां एक टेबल है और टेबल पे चाय का कप रखा हुआ है, तो उसकी भी स्पीड 50 की ही होगी, लेकिन तुम्हें क्या नजर आएगा? तुम्हें लगेगा चाय के कप की स्पीड 0 है, बोतल की स्पीड 0 है। मुझे नजर आएगा कि बोतल की स्पीड 50 है। तो ये ट्रेन है और ये ट्रेन आगे की तरफ भाग रही है और मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, ये ट्रेन के टायर्स। लेकिन अब गलती से तुम्हारे हाथ से वो बोतल छूट गई, तो छूटते ही अब वो बोतल आगे की तरफ जा रही होगी, लेकिन वो नीचे की तरफ गिरने लगेगी। तो 1 सेकंड के बाद तुम यहां हो, फिर 1 सेकंड के बाद तुम यहां हो, फिर 1 सेकंड के बाद तुम यहां हो, बोतल गिरकर ऐसे आ रही है। तो जब तुम यहां होगे तो बोतल उस समय यहां होगी, तुम जब यहां हो तो बोतल उस समय यहां होगी, तुम जब यहां हो तो बोतल उस समय यहां होगी। यानी तुम तो आगे बढ़ते ही जा रहे हो 50 की रफ्तार से, तो बोतल भी आगे बढ़ना बंद नहीं करेगी। तुमने चलती हुई ट्रेन से बोतल बस छोड़ी है, तो छोड़ने से वो बोतल आगे बढ़ना बंद नहीं करेगी। नीचे तो फिर भी वो गिरेगी, लेकिन वो आगे अब भी 50 की ही रफ्तार से जाती रहेगी, जाती रहेगी। पर नीचे गिरने की जो उसकी रफ्तार है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये वैसा ही लग रहा है जैसा हमने थोड़ी देर पहले 6 टुकड़े किए थे बोर्ड के, और हमने देखा था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन। उस समय हमने ये देखा था कि क्षैतिज वेग, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, समान है, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है, जो ऊर्ध्वाधर वेग है, वो लगातार बदलता जा रहा है। सो दिस इज अ प्रोजेक्टाइल, और ये जो पाथ होगा ये होगा पैराबोला, परवलय, और ऐसे में टर्न कर रहा है पैराबोला। पर जो आदमी ट्रेन के अंदर बैठा है उसकी नजर से क्या रहेगा? ये बोतल हर वक्त उसके नीचे ही रहेगी। तो वो आदमी, ये है, ये बोतल है, दोनों चलते जा रहे हैं, दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ट्रेन के अंदर बैठे आदमी को लगेगा कि वो बोतल नीचे गिर रही है, स्ट्रेट लाइन, सीधी दिशा में। ओके, तो वो बोतल स्ट्रेट लाइन में गिरती हुई नजर आएगी। तो ये पैराबोला है या वो स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा या परवलय, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि बाहर वाला देख रहा है कि अंदर वाला। तो अंदर वाले के हिसाब से स्ट्रेट लाइन, बाहर वाले के हिसाब से पैराबोला। फिर इसी में एक एग्जांपल और आता है पेपर में, इसको मिटा देता हूं, अगला एग्जांपल देखते हैं। तो ये हो गया ट्रेन वाला। एक आता है, कोई कार है, उस कार के अंदर कोई लड़का है और ये कार भाग रही है लंबी रफ्तार से। वही ट्रेन, मान लो कि एक ट्रेन है, तो मैं ट्रेन को आगे से बंद नहीं कर रहा हूं, लंबी ट्रेन है, और ये लड़का इस ट्रेन के अंदर बैठे बैठे एक बॉल से खेल रहा है। तो उसके पास एक बॉल है, वो उछालता है, कैच, उछालता है, कैच, ऊपर गया, कैच। तो इसके हाथ में बॉल है, बॉल ऊपर उछाली, लेकिन क्या वो बॉल उछालता जा रहा है उस दौरान वो लड़का वहीं है? दरअसल ट्रेन तो रफ्तार से भाग रही है, तो जब तक वो गेंद वापस उसके हाथ में आएगी तब तक तो लड़का यहाँ पहुंच चुका है। बीच में अलग उसकी बहुत सारी पोजीशंस हैं। तो गेंद ऊपर गई और वापस नीचे आई, तो जो आदमी बाहर से देख रहा है, मुझे लगेगा गेंद गई है पैराबोला में, परवलय, उसने प्रोजेक्टाइल मोशन किया है, प्रक्षेप्य गति। लेकिन जो लड़का ट्रेन के अंदर बैठा है उसे लगेगा गेंद गई है स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप, डाउन। तो उसे लगेगा स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। ट्रेन के अंदर बैठे आदमी के लिए वो सीधी रेखा है, ट्रेन के बाहर खड़े आदमी के लिए वो पैराबोला है, परवलय। तो पेपर में आपसे पूछेगा कि वो पाथ कैसा है, वो रास्ता कैसा होगा। दरअसल आपका आंसर फिर इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किसके हिसाब से पूछ रहा है। दोनों ही सच हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी सही आंसर है, पैराबोला भी सही आंसर है, डिपेंड करता है देखने वाला कौन सा है। जैसे फिलहाल मैं आपके सामने इस कैमरे के आगे खड़ा हूं और मैं इस मार्कर को उछालता हूं, अप डाउन, अप डाउन, तो आपको क्या लग रहा है? ये स्ट्रेट गया, स्ट्रेट आया, सीधी रेखा। लेकिन रियलिटी में दरअसल मैं धरती के ऊपर बैठा हूं और धरती सूरज का चक्कर काट रही है। तो ये है धरती, ये धरती यहाँ है और धरती के ऊपर मैं खड़ा हूं, मेरे हाथ में मार्कर है। 1 सेकंड के बाद धरती कहीं आगे जा चुकी है और अब मैं यहाँ खड़ा हूं और ये मार्कर वापस मेरे हाथ में है। इस दौरान ये मार्कर उछल के आया है। धरती हर सेकंड 30 किलोमीटर भागती है, 30 किलोमीटर पर सेकंड। तो इस कैमरे को लगा कि सिर्फ ऊपर गया आधा मीटर और वापस नीचे आया। लेकिन जो आदमी अंतरिक्ष में जाकर दूर से धरती को घूमते हुए देखेगा, उसे पता है कि इस 1 सेकंड में वो आधा मीटर ऊपर नीचे नहीं आया है। ये पूरा कमरा, ये पूरा शहर, ये पूरी धरती 30 किलोमीटर आगे जा चुकी है। मार्कर भी 30 किलोमीटर आगे मेरे साथ आ चुका है। तो दरअसल वो पैराबोला है,
ना कि वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन। तो देखने वाला कौन है इस पर निर्भर करता है कि शेप कैसी होगी, किसी भी पथ का आकार कैसा होगा, वो दर्शक पर निर्भर करता है। तो यहाँ अर्थ का एग्जाम्पल हो गया। एक आखिरी एग्जाम्पल इसमें बचा हुआ है जो पेपर में आता है, बॉम्ब वाला। इसे मिटा देता हूं। ओके, मान लीजिए ये एक एरोप्लेन है। तुम आज से कुछ सालों बाद सीडीएस का पेपर क्लियर करके एयरफोर्स में चले गए और तुमने पायलट का एग्जाम क्रैक मार दिया, और यहाँ पे तब तुम्हें कोई बॉम्ब ड्रॉप करना है, तो तुम प्लेन भगा रहे हो रफ्तार से। चलते चलते तुमने इस बॉम्ब को छोड़ दिया, तो 1 सेकंड के बाद एरोप्लेन यहाँ है, फिर तुम्हारा एरोप्लेन यहाँ, फिर तुम्हारा एरोप्लेन यहाँ, और जो बॉम्ब होगा वो दरअसल इस रास्ते ऐसे जा रहा होगा। तो 1 सेकंड के बाद बॉम्ब यहाँ होगा, फिर वो बम यहाँ होगा, फिर वो बम यहाँ होगा, और उसके बाद फिर किसी टारगेट पे गिरेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ तुम्हारा टारगेट था और तुम ठीक उसके ऊपर पहुंचने के बाद बम रिलीज कर रहे हो, तो तुमने बहुत देर कर दी है क्योंकि वो आगे जाकर गिरेगा। लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हारा टारगेट था और तुमने उससे बहुत पहले ही बम को रिलीज कर दिया है, तो वो सही जगह पर जाकर गिरेगा, लेकिन वो रहेगा हमेशा तुम्हारे एरोप्लेन के नीचे, अगर तुमने अपना एरोप्लेन टर्न करके किसी दूसरी डायरेक्शन में नहीं घुमाया तो ये है बम, ये है एरोप्लेन, दोनों चलते जाएंगे और वो हमेशा एरोप्लेन के नीचे ही रहेगा। उसका जो पाथ होगा वो होगा पैराबोला, उन लोगों की नजरों से जो लोग अभी थोड़ी देर में मरने वाले हैं, लेकिन उसका पाथ होगा एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, उस आदमी की नजर से जो उस एरोप्लेन के अंदर बैठा है। तो स्ट्रेट लाइन है या पैराबोला, फिर से देखने वाले पर निर्भर करता है, इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। तो शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज द सिमेट्री। सिमेट्री देखते हैं, इसे मिटा देता हूं। नोएथर्स थ्योरम। देखो, ये है जमीन, ये है फुटबॉल, फुटबॉल पे तुमने किक मारी और वो यहां जाकर गिर गई। अगर आपके आसपास कोई हवा ना हो, कोई वायु आपके आसपास नहीं है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं द वैक्यूम, हिंदी में हम उसे कहते हैं निर्वात। तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रोजेक्टाइल दो बराबर भागों में बट जाती है, एग्जैक्ट 50-50। जितनी दूरी यहां से यहां होती है उतनी ही दूरी यहां से यहां होती है। जितना समय यहां से यहां जाने में लगेगा, नीचे से ऊपर जाने में, उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगेगा। यह है द मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। यहां पर अगर उसकी स्पीड 5 है, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, तो जिस ऊंचाई पर उसकी स्पीड 4 ऊपर जाते हुए है, उसी ऊंचाई पर उसकी स्पीड 4 नीचे आते हुए होगी। जहां उसकी स्पीड 3 ऊपर जाते हुए है, वहीं स्पीड 3 नीचे आते हुए होगी। शुरू में अगर उसकी स्पीड 5 थी तो अंत में उसकी स्पीड 5 ही होगी। तो जैसा लेफ्ट वैसा ही एग्जैक्ट राइट होता है। जितने एंगल से तुमने शूट किया, वापस वो उतने ही एंगल पर जमीन पर आएगी। देखिए, ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। हाईएस्ट पॉइंट पर, उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य नहीं होगा। द स्पीड विल नॉट बी जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, सो दैट्स वन मोर थिंग। लेकिन अगर हवा हो, व्हाट इफ देयर इज एयर, तो ये था अगर हवा ना होती तो जैसा लेफ्ट वैसा राइट। लेकिन अगर सच में हवा होती तो दरअसल सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती, वो फिर ऐसा होता। तो जहां उच्चतम बिंदु है, हाईएस्ट पॉइंट, उससे पहले दूरी ज्यादा होगी, बाद में दूरी कम। ऊपर जाने में समय कम लगेगा, नीचे आने में समय ज्यादा। यानी लेफ्ट राइट फिर मैच नहीं करेगा, वो सिमेट्री मेंटेन नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगा। और उन चीजों के लिए हम फॉर्मूले स्टडी नहीं करते हैं। उनके फॉर्मूले ना मैंने आपको सिखाए हैं, ना हम कभी करेंगे, ना पेपर में आते हैं। तो हमने जो भी सीखा वो दरअसल आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो भी सीखा वो सारा का सारा वैक्यूम के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आप रियल लाइफ में हमेशा हवा में होते हैं। तो ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम पर ही अप्लाई होंगे, निर्वात पर। सो दैट्स वन मोर थिंग। एक आखिरी चीज है जो प्रोजेक्टाइल में हमारी बची हुई है, हमारे पास समय है अभी 10 मिनट। आखिरी चीज है द हाइट एंड द रेंज, उन दोनों का रेशियो, उनका अनुपात। तो देखिए, जैसे कोई प्रोजेक्टाइल है, कोई प्रक्षेप गति है, वस्तु कितनी ऊंची गई उसे हम बोलते हैं h,
वो कितनी दूर गई उसे हम बोलते हैं r। तो ऐसे में h और r इन दोनों का जो रेशियो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो होता है टेंजेंट थीटा बटे 4। इस एक छोटे से फॉर्मूले से कभी कभी कुछ अच्छे अच्छे सवाल क्लियर हो जाते हैं, जहां पर थीटा का मतलब है जो आपने शुरू में एंगल बनाया था वो। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन बोलता है कि किसी वस्तु को 45 डिग्री एंगल पर फेंका गया, अगर उसकी ऊंचाई 10 मीटर है तो वो कितनी दूर जाकर गिरी। ऐसा सवाल आ गया, यानी ये जमीन है, यहां से एंगल बनाया गया है 45 डिग्री, और फिर अगर वो 10 मीटर ऊंची जाती है तो वो कितने मीटर दूर गिरती है। तो आप वहां पर ये फॉर्मूला मार सकते हैं। थीटा की जगह 45 डिग्री लिख दें, एच की जगह 10 मीटर लिख दें, आर की वैल्यू आपका आ जाएगा जैसे 40 मीटर, यहाँ पर अपना आंसर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनाता हूं मैं। वो बोलता है कि बताइए वो एंगल कितना होगा जहां पर हाइट और रेंज दोनों बराबर होती हों, जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही रेंज होगी। तो ऐसे में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपने किसी फुटबॉल को फेंका, अगर उसकी ऊंचाई 20 मीटर आ रही है, उसकी रेंज भी 20 मीटर ही आनी चाहिए। अगर ऊंचाई 100 मीटर है तो रेंज भी 100 मीटर होनी चाहिए। तो हाइट और रेंज बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे में आप एच से आर को काट दें क्योंकि दोनों बराबर हैं, आपका आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। तो इस तरह के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो इस फॉर्मूले से किए जा सकते हैं। एक ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ प्रोजेक्टाइल का टॉपिक फिनिश हुआ। अब यहाँ तक मैं कुछ डाउट्स देख लेता हूँ। रोमी बोलती हैं सर बोर्ड की डायमेंशंस चेक कर लो प्लीज। डायमेंशंस का आपका शायद मतलब था कि मैं जो पढ़ा रहा था वो हो सकता बोर्ड के ऊपर से जा रहा हो। एक बार मुझे, अभी तक तो चलो बोर्ड के अंदर है, पर पीछे एक दो वर्ड हो सकता है निकल गए हूँ, ध्यान रखूंगा। अजय पूछते हैं कि सर एग्जाम ओरिएंटेड है ये क्या। बिल्कुल अजय, मैं आपको ऐसी कोई चीज नहीं बताऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगी, ठीक। अमन बोलता है सर रियल में तो बोतल पीछे चली जाती है, वो एयर की वजह से होगा। हाँ, वो एयर की वजह से होगा। रोमी बोलती हैं कि ठीक है, रोमी हो गया। अंशुल बोलते हैं रियल क्या। वेल अंशुल, रियल शायद आप ये पूछ रहे हो कि वो स्ट्रेट लाइन है या पैराबोला है, शायद आप उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो दरअसल दोनों ही रियल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है। आप कार चला रहे हैं तो आपकी कार आगे जा रही है या पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो आप बोलोगे कार ही आगे जा रही है, पेड़ तो पीछे नहीं जाता। नहीं, ऐसा नहीं है, दरअसल पेड़ भी पीछे जा रहा है और फिजिक्स के फॉर्मूलों के हिसाब से भी वो उसको जस्टिफाई भी किया जा सकता है। तो फिजिक्स की नज़र में बोथ आर मूविंग। अमित बोलते हैं सर पीडीएफ अपलोड करते हैं, क्लास में जो होता है उसका ही नोट अपलोड कीजिएगा जिसे पढ़ने। वेल अमित, क्लास में जो नोट्स जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं अपग्रेड करता रहता हूँ, और नोट्स मैंने आज तक कभी ना बनाई है ना मैं कभी बनाऊंगा। आप लोग खुद ही उनके नोट्स बनाएंगे, उन टॉपिक्स को समझेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ नोट्स के चक्कर में रहते हैं, उनका पेपर क्लियर कभी भी नहीं होगा, 100 जन्म भी नहीं होगा, मैं गारंटी लिख के देता हूँ। जो सिर्फ नोट्स के चक्कर में रहेगा, जिसका कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा, उसको नोट्स बनाने, नोट्स की किसी और के बने बनाए नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका टारगेट पेपर क्लियर करना है तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अगर आपका टारगेट सिर्फ नोट्स डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है तो उसमें मैं आपकी कभी कोई हेल्प ना करूंगा ना करना चाहूंगा, है ना। सर वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी समय है। तो मैं एक तो पहले वो क्वेश्चन देख लेता हूँ जो स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, 60, 63 वगैरह, और फिर प्रोजेक्टाइल के कुछ सवाल आपको मैं करा देता हूँ। तो बुक अरे इतना स्लो इंटरनेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 कहाँ है। 68, 58, 59, 60। An object covers distance which is directly proportional to the square of the time its acceleration is. Okay, देखो पिछली क्लास में मैंने आपको एक इक्वेशन लिख कर दी थी, s इज इक्वल टू v1t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जो सवाल पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि जो विस्थापन है वो समय के वर्ग पर निर्भर करता है। द डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। क्वेश्चन नंबर 60 ये है क्वेश्चन नंबर। तो ऐसे में त्वरण कैसा होगा, तो एक्सेलरेशन कैसी होगी। वेल ये इक्वेशंस, ये तीनों के तीनों समीकरण सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही लगाए जा सकते हैं, समान त्वरण के लिए। परिवर्ती
त्वरण यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए ये क्वेश्चन हम कर ही नहीं सकते हैं, इक्वेशन कभी लगा ही नहीं सकते, तो इसलिए अपना आंसर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है। तो अपना आंसर है डी, डी आंसर है। ओके, सेकरिन शाउट क्या नहीं आता है, क्वेश्चन समझ नहीं आया। एग्जाम में एयर या वैक्यूम लेना है क्या सर? शालू, एग्जाम में हमेशा हमेशा वैक्यूम ही लेकर चलना, जब तक एयर क्वेश्चन में लिखा ना हो तब तक एयर नहीं लेना, ठीक है सर? कौन सा बुक से क्वेश्चन करते हैं सर जी? रंजन, वीडियो 1 देखो, वीडियो 1 फर्स्ट लेक्चर शुरू की 10 मिनट, प्लीज बुक बताइए। ओके, मैं शॉर्ट में एक बार बुक आपको फिर से बता देता हूँ, पर आगे बार बार ऐसा नहीं होगा। आप अपने प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर, और वहाँ पे बुक है पोलराइजर पब्लिकेशंस, पोलराइजर पब्लिकेशंस, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, अपने हिसाब से देख लेना जो आपको चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, सर इफ वी आर ट्रफ अ पेन एट वन प्लेस फ्रॉम अ फ्लाइट, अच्छा किसी फ्लाइट से अगर कोई पेन छोड़े, देन द पेन रीच एट व्हाट पोजीशन, मींस डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। वेल वेणु, थ्रो करना और किसी को ड्रॉप करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने पेन को ड्रॉप किया है तो वो एरोप्लेन के नीचे ही रहेगा, आगे गिरता रहेगा, जैसे मैंने बम वाला एग्जांपल दिया। लेकिन अगर आपने थ्रो किया है तो थ्रो करने पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अब वो डिपेंड करता है कि आपने पीछे थ्रो किया है कि नीचे या ऊपर या सामने या दाएं बाएं, तो फिर आपका आंसर बदल जाएगा। शुभम बोलते सर मेरा फर्स्ट डे है, प्लीज बता दीजिए कौन सा बुक कहाँ से मिलेगी। शुभम, वीडियो 1 से देखो, वरना क्लास आगे की समझ ही नहीं आएंगी। यहीं से बीच में से शुरू करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे की चीजें अब पीछे वालों पर निर्भर करने वाली है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से पीछे का वीडियो देखना बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63, फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक वस्तु है जिसका वेग नॉन यूनिफॉर्म है। तो वेग क्या होता है भाई? स्पीड को उसके दिशा से गुणा करते हैं। अगर वो बोल रहा है कि वेलोसिटी बदल रही है, वेग बदल रहा है, इसका मतलब या तो स्पीड बदल रही है या फिर डायरेक्शन बदल रही है, या दोनों, ठीक है? तो इसने बोला नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इतना सा पढ़ के तो मुझे ये पता चल गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और त्वरण समान है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है इसका मतलब ये 3 इक्वेशन लगेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये 3 इक्वेशन भी लग जाएंगी उसमें। तो अब ग्राफ पूछा है इसने। ओके, तो ग्राफ ये होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, विस्थापन समय का जो ग्राफ होता है वो ये होगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेग और समय का जो ग्राफ होगा वो ये होगा। तो ऑप्शन देखते हैं भाई। जब कोई ग्राफ सीधी रेखा में होता है ना, स्ट्रेट लाइन, तो हम उसे बोलते हैं दिस इज अ लीनियर ग्राफ, ये रेखीय है। और अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो हम बोलते हैं वो लीनियर नहीं है, वो रेखीय नहीं है। स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में है तो लीनियर है। तो पहला ऑप्शन दिया उसने, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज लीनियर, विस्थापन समय आलेख रेखीय होगा, ये गलत दिया, ए ऑप्शन गलत हो गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर है, बी ऑप्शन सही हो गया। सी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लीनियर, वेग समय आलेख रेखीय है, तो डी ऑप्शन है ये भी सही है। और सी में बोल रहे हैं नॉन लीनियर, तो गलत हो गया। तो इसमें 2 आंसर सही हो गए, बोथ बी एंड डी, ये दोनों सही हैं। विस्थापन समय आलेख रेखीय नहीं है, इट इज नॉन लीनियर, और वेग समय आलेख रेखीय है, इट इज लीनियर, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो क्वेश्चन जिस आदमी ने बनाया है उस आदमी में दिमाग की कमी है, उसको खुद को फिजिक्स पूरी नहीं आती है, तो गंदा क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, ठीक है? कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 63, लेकिन ये अच्छा डाउट था, ये अक्सर स्टूडेंट्स को रहता है। क्वेश्चन नंबर 69, एन एयरक्राफ्ट कैन परफॉर्म द एक्रोबैटिक मैन्यूवर्स इन द वर्टिकल लूप, कोई एरोप्लेन है जो वर्टिकल लूप में मैन्यूवर कर सकता है, जैसे ऐसे घूम सकता है। 26 जनवरी है, कोई एयरफोर्स पायलट कलाबाजियां दिखा रहा है, ऊपर ऐसे अप डाउन वर्टिकल सर्कल चल रहा है, तो ऐसे में वो ऐसा कैसे कर पाता है, किस वजह से? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल, हर सर्कल सेंट्रीपिटल से ही होता है, हर वृत्त अभिकेंद्रीय बल से ही आता है, और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कल नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन अपना आंसर है। सी में वेट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मनगढ़ंत ऑप्शन दे रखे हैं, सी अपना आंसर है अभिकेंद्रीय बल, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। When a pail of water is swung in a vertical circle, जब किसी बाल्टी को वर्टिकल सर्कल में यानी ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो इसका पानी नहीं बिखरता है, क्योंकि उसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए? तो मैंने आपको ये चीज बताई थी, उसकी स्पीड √5rg से तो ऊपर होनी चाहिए, और उसकी स्पीड वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। वो 5 किलो है या 10 किलो है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन √5rg से ज्यादा होनी चाहिए। ये चीज तो मैं आपको बता चुका था। अब इसमें वो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। अपना आंसर इसमें है बी। बी आंसर क्या बोलता है? ये बोलता है इट्स स्पीड शुड बी अबव अ सर्टेन मिनिमम वैल्यू, एक न्यूनतम मान से अधिक होनी चाहिए, विच इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर, जो पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। तो अपना आंसर है, ये तो मैं आपको बता चुका पास्ट में, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गए वो क्वेश्चंस जो पूछे हुए हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के। सर प्लीज एक्सप्लेन दिस इक्वेशन। अंशु, कौन सी इक्वेशन? ये 3 इक्वेशंस हैं, ये मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन की थी, और इससे अगली क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन एक्सप्लेन हो जाएंगी, डोंट वरी। सर साइंस स्पेशल बैच है सर, तो प्लीज ऑल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना। वेल प्रशांत, मैं आप लोगों को डिटेल में ही लेकर चलूंगा, सो डोंट वरी, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, मैं कराऊंगा डिटेल। Abdullah, sir, if a bomb dropped from an aeroplane explodes in mid-air, then the kinetic energy. Well, Abdullah, kinetic energy बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन जो मोमेंटम है, संवेग है, वो नहीं बढ़ेगा। जब मैं क्वेश्चन की आपकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, इफ अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एरोप्लेन, तो सीधा मेरे दिमाग में सबसे पहले आ रहा था कि आप मोमेंटम पूछेंगे, संवेग, और उसमें मैं आंसर दे दूंगा इट डज नॉट चेंज। लेकिन आपने पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो फिर ऐसे में मुझे तुरंत अपना आंसर बदलना पड़ा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। बम के अंदर जो ऊर्जा है वो केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा, और एकदम से फटती है तो बम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है, ठीक है। रियाज बोलते हैं सर नेट बहुत ज्यादा काट रहा है, 1.5 GB इन 1 लेक्चर। वेल रियाज, ये जो दिक्कत है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की आ रही है, और ये जेन्युइनली ये प्रॉब्लम है। अब जैसे मेरे पास वाईफाई का कनेक्शन है, सो आई डोंट केयर कि नेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं होता है, वो अपने मोबाइल डेटा पर डे के हिसाब से काम चलाते हैं, और ये सच में एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। पर इसका सोल्यूशन मेरे पास तो नहीं है। मैं हो सकता है एक बार मैनेजमेंट से बात कर लूँ कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, पर शायद ये कोई टेक्निकल बैकएंड में ही कोई जिनसे डेवलप करवाए ही ऐप, उनकी तरफ से कोई दिक्कत है। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है जब ऐप अपडेट होगी तब जाके थोड़ा समाधान इसका कोई निकले। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन अब पूरा हो गया क्या? वेल दीपक, हाँ अब प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ और बचा नहीं है। सूरज बोलते हैं सर ग्राफ में एक्सटी ग्राफ ही केवल हुआ था और इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन अभी नहीं हुआ। हाँ, वो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, पर उससे पहले मैं फोर्स, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी समझाना चाहता हूँ, तो हम सब कुछ एक साथ कर लेंगे। प्रशांत बोलते हैं पिक्सल कम करने को अवेलेबल कराओ। वेल प्रशांत, एक ऑप्शन आपकी ऐप में भी होता है, आप सेटिंग्स में जाके उसको लो क्वालिटी कर सकते हैं, तो वहां भी फिर आपका डेटा बच सकता है, ठीक है। चलो फिर तो आज का टाइम खत्म हुआ, अगली क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इम्पल्स, आवेग से। इम्पल्स ये टॉपिक होगा हमारा, सबसे पहले आवेग, और उसके बाद द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण, फिर न्यूटन के नियम, घर्षण, फ्रिक्शन, कोलिजन, टक्कर और वर्क पावर एनर्जी, ये टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।